डेविड के कुछ किस्से सुनो ना यार। जी। जिसने 40 से ज़्यादा हिट फिल्में बनाई हैं, उसके लगभग सारी फिल्में उसकी हिट हैं। कॉमेडी की टाइमिंग, कॉमेडी की सेंस। आप क्राफ्टमैन है। हाँ। देखिए क्या होता है कि हम लोग थिएटर के लोग हैं और आप चूंकि इंटेलेक्चुअल डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, साहित्य डिपार्टमेंट में क्या होता है ना, क्राफ्ट में जो एक क्राफ्ट में भरोसा कर लेना। डेविड साहब एडिटर हैं, डायरेक्टर हैं, इन दोनों से 10 गुना ज़्यादा मेहनती हार्ड वर्कर है। अब उनका कन्विक्शन कि मेरा ये कैरेक्टर ऐसे आएगा और यहाँ पे ये टेलीफोन उठा लेगा और जनता मान लेगी। तो पहले तो डायरेक्टर का अंदर का श्रद्धा पूर्वक जो कन्विक्शन, इंटरप्रिटेशन, उस पे जब तक डायरेक्टर को भरोसा नहीं होगा तब तक पब्लिक को भरोसा नहीं होगा। और उनको अपने लिए गए शॉट पे बहुत भरोसा होता है। तो इसलिए जो आदमी मतलब अभी 46 शायद 47 फिल्में और अब लेकिन 40 फिल्में सुपर हिट, उसमें उनका बेस, मैंने उनको जितना पर्सनल देखा, जितना प्रोफेशनल देखा, उनका काम सिर्फ उनके दिमाग में चलता है कि यहाँ पे हंसेगी पब्लिक, यहाँ पे नहीं हंसेगी। तो 6 अगर फिल्मों में छोड़ दो तो 40 फिल्म, आई थिंक उनका 99% का रेशो है फिल्म सुपर हिट करने का। उसकी कारण सिर्फ ये है कि वो शुद्ध रूप से सिर्फ एंटरटेनिंग, मनोरंजन ही देना चाहते हैं और लास्ट में वो हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। वो पारिवारिक जो है सिनेमा, ताकि बच्चा, बूढ़ा, नौजवान सब एंजॉय करें। जो वो बोलते हैं ना कॉमेडी ऑफ एरर, लेकिन विद एक होती जानबूझ के कॉमेडी करना, एक होती अनजाने में कॉमेडी करना। वो क्राफ्ट ऐसा सजाते हैं कि वो अनजाने में लगती लेकिन जानबूझ की हुई, मतलब सीनरी लगती है लेकिन अनजान वाली कॉमेडी लगती है। और वो आज का नहीं, हजारों साल का फॉर्मेट है। अपने संस्कृत जो विदूषक होते थे, जो मतलब जो बहुत सारे बोधायन के नाटक होते थे, प्रहसन होते थे, डेविड साहब उस क्राफ्ट को सिनेमा में लेकर आए हैं। तो राजपाल, डेविड की जो बात है ना, डेविड की बातों में मतलब मैंने डेविड के साथ काम भी किया, इन द सेंस मैं असिस्टेंट था। रमन कुमार जी की फिल्म थी साथ साथ जी, और डेविड जी उसके एडिटर थे। ये FTI के इमीडिएटली बाद की बातें ये लोग ने, रमन जी की पहली फिल्म थी फारूक शेख दीप्ति नेवल वाली, अच्छी फिल्म बनाई थी उन्होंने, और डेविड उनके एडिटर थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक ही कमरे में रहते थे। एक ट्यूडर नाम की सांता क्रूज में जगह थी जहाँ पर ये पेइंग गेस्ट की तरह सब साथ में रहते थे। तो उसमें डेविड जी थे, राकेश बेदी था, रमन कुमार थे, सुनील शर्मा कैमरामैन था और एक और कोई था। तो वो एक हॉल में वैसे बेड लगे होते थे और सब एक साथ रहते थे। ये इनकी दोस्ती थी। दे यूज्ड टू स्टे टुगेदर। FTI से आए थे रहने के लिए, मतलब मुंबई स्ट्रगल करने के लिए। तो मैं जाता था इनके पास, सुबह इनको नींद से उठाता था और डेविड जी हैं वो एडिटिंग में आते थे। तब स्टीम बैक होता था और उसकी एडिटिंग होती थी FTI में। वहाँ पर सस्ता मिला उनको थिएटर अपना एडिटिंग रूम वगैरह, एंड देन उसका फाइनल मिक्सिंग वगैरह सब बॉम्बे लैब में हुआ। तो मैं डेविड जी को देखा है मैंने, एक एक चीज़, एंड ही इज सो रूथलेस इन एडिटिंग। मतलब डायरेक्टर जो होता है वो अपने शॉट्स को लेके इमोशनल होता है कि नहीं यार ये भी रखो, थोड़ा बहुत रूथलेस कम होते हैं डायरेक्टर्स। डेविड मतलब लगा ये ड्रैग करेगा ही करेगा सीन, ये शॉट करे, इसको निकालो बाहर, तो निकाल के फेंक देता था, मतलब निकाल के साइड में रख देता था। एंड देन एंड में जब फिल्म देखता है आदमी तो आपको महसूस होता है कि ये जो बोल रहा है ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि अननेसली फिल्म को ड्रैग करती थी, क्योंकि टाइमिंग ही बहुत कमाल की थी उसकी। बड़े भाई एक बड़ा अच्छी आपने खैर बहुत ज़्यादा समय मतलब बहुत पहले से बिताया है। जैसे डेविड साहब है ना, जो आपने ये रूथलेस वाली बात की, डेविड साहब सिनेमा को इतना प्योरिटी से जीते हैं कि वो अगर फिल्म के हित में अपने डायरेक्शन की भी नहीं मानते हैं। अपना लिया हुआ शॉट और एडिटिंग पे वो फिट नहीं है, करेक्ट, तो वो अपने लिए हुए शॉट के दुश्मन हो जाते हैं। तो ये एक प्योरिटी की, जैसे मैं आपको डेविड साहब जो है खाते सिनेमा है, जीते सिनेमा है, बैठते सिनेमा है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा वो अपन अगर थोड़ा इंटेलेक्चुअल वे में जाएंगे तो एक्चुअली डेविड साहब ब्रेख्तियन थ्योरी के मास्टर हैं, एलिनिएशन थ्योरी के मास्टर हैं, और प्रियदर्शन साहब कॉमेडी ऑफ एरर के मास्टर हैं। क्या बात है। और जो है
ये अपना रामू जी है ना, ये रेस्टिक के मास्टर हैं। हाँ, करेक्ट। कि जो चीजों में इनको क्या कंपैरिजन है, सुपर। हाँ, तो ये तीनों मास्टर हैं, अलग अलग क्राफ्ट हैं। इनको अपन डायरेक्टर बोल दो या आपको जिन लोगों ने 10-20-30 साल जो सिनेमा एंटरटेनर के रूप में, चाहे कोई लीडिंग एंटरटेनर हो, चाहे कोई सपोर्टिव हो, चाहे कोई डायरेक्टर हो, भी हम लोगों को बोला जाता है कि आप डायरेक्टर हो, आप एक्टर हो, लेकिन आप 10-20 साल चल ही नहीं सकते जब तक आप एंटरटेनमेंट के साइंटिस्ट नहीं हो। और साइंटिस्ट जैसे एक डॉक्टर होता है ना साहब, कोई हड्डी का विशेषज्ञ, कोई हृदय का विशेषज्ञ, कोई ऐसा। तो इस इंक्लूडिंग यू, जितने भी अपने 100 साल में जो डायरेक्टर हुए हैं और जिन्होंने क्रिएटिव, ये दे आर ऑल बाय नेम, आप इनको डायरेक्टर बोल लो, लेकिन कल्पनाओं के बोले क्राफ्टमैन करके, या बोल दें कि आप एक बड़ी अच्छी कि हम हवा में शब्द सोचते हैं, फिर हम अकेले में उसको लिखते हैं, और फिर जब अशोक सर बोलते हैं कि कुछ याद है करके दिखाओ, तो हम वो लाइनें जो हवा में सोची थी उनको आत्मसात करके रट के जब आपके सामने ऑडिशन करते हैं, तो जो चित्र आपने अपने अंदर सोचा था, शब्दों के माध्यम से, बॉडी के माध्यम से आपने उसको चलचित्र में बदल दिया। तो चलचित्र में बदलने वाले जितने भी निर्देशक या जो डिजाइनर हैं, निर्देशक आता है उसमें, क्योंकि वो 12 डिपार्टमेंट देखता है, एक्टर एक डिपार्टमेंट देखता है, तो ये सब साइंटिस्ट हैं एंटरटेनमेंट के। जब इनको तब देखोगे तो ये तब इनकी अलग अलग, और भी हमने 3 के साथ ज़्यादा काम किया, लेकिन बाकी और भी 50 साइंटिस्ट अपने देश में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, जो जनता के साथ में चलचित्र में एंजॉय कर लेते हैं अपने क्राफ्ट के माध्यम से। अनीस बाज़मी भी के साथ बिल्कुल काफी अनीस बाज़मी आप सबकी एक ही पौध है, क्योंकि अनीस साहब जब लिखते थे, डेविड साहब डायरेक्ट करते थे, वो आप लोगों का लॉट ही बहुत कमाल है कि उसमें जितने लोग निकले हैं। अनीस के साथ कैसा क्या एक्सपीरियंस हमारा? उसकी मेकिंग भी अलग किस्म की मेकिंग है, उसका भी कन्विक्शन बहुत कमाल का है, और जो फिल्में उसने बनाई हैं और जो ह्यूमर में उसका अपना एक स्टाइल है, वो भी कमाल, और हंसते खेलते खेलते फिल्में बना लेता हूँ आदमी, खेलते खेलते, और अभिनेताओं का डायरेक्टर है। अभिनेताओं जो देखिए, जो डायरेक्टर वो ये बोलता है ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, तो इसके मतलब डायरेक्टर बुरा है। और डायरेक्टर अगर ये सोचता है कि ये कॉस्ट्यूम है मेरी है, ये एक्टर मेरा है, ये मेकअप मैन मेरा है, ये लाइटर मैन मेरा है, ये कैमरा मैन मेरा है, और मुझे सबकी कड़ी बनना है, तो फिर जब 12 कड़ियों का वो बोझ लेके चलता है ना, तो वो जितनी सरलता से सबको झेल लेता है, वही मतलब वो फिर वो क्राफ्ट का मालिक हो जाता है। अनीस भाई भी अभी भूल भुलैया 2 में हम लोगों ने एंजॉय किया, इतनी उसमें मतलब कमाल का कैरेक्टराइजेशन, और क्या चुनौतियां क्रिएट करता है। कहीं पहला सेट बना बिगड़ गया, दूसरा सेट बना बिगड़ गया, कोरोना, फिर लॉकडाउन, मतलब वो भूल भुलैया 2 की फिल्म हम लोगों के लिए कि जब उसकी तैयारी हो, कोरोना पहला शेड्यूल हुआ कोरोना की वजह से, वो फर्स्ट लॉकडाउन, फिर सेकेंड, लेकिन मेहनत का फल कभी जाया नहीं जाता, मेहनत का फल ही है सुखदाई। अब भूल भुलैया 3 हम लोग कर रहे हैं, तो वो फिल्म ने कितने मार्क्स बनाए, वो फिल्म ने कितने मैटर नहीं, सच में डेविड जी के साथ में, या रामू जी के साथ में, या प्रियदर्शन जी के साथ में, या अनीस बाज़मी जी के साथ में, या चंदन अरोरा के साथ में, मैं आपसे बैठा पे ऐसा लग रहा है कि मैं 25 साल बाद पहली बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने तो जब तक ये विपुल शाह है, निखिल अडवाणी है, बहुत सारे सेन है, क्या डायरेक्टर्स के साथ काम किया तुमने यार, लगभग राकेश रोशन साहब है, नीरज वोरा है, यशोवर्धन मिश्रा जी हैं, पंकज पराशर है, कमाल की लिस्ट है डायरेक्टर्स की यार, प्रोड्यूसर्स की तुम्हारे साथ यार, नहीं और कमाल है, और क्या वेरिएशन है। संगीत सिवान, संतोष सिवान जी के साथ हमने एक थिएटर किया, हमने एक वो मुझे श्याम बेनेगल साहब के साथ खूब काम, ये अपनी सुभाष चंद्र बोस करने का, और भी कई। मुझे एक चीज ये कि अगर मैं अभिनेता बन के जाता हूँ तो मुझे नहीं कोई डायरेक्टर समझ में आता है, लेकिन मुझे इसमें क्रिकेट ने बहुत सिखाया
इसमें तेंदुलकर साहब ने सच में, क्योंकि मैं उससे पढ़ रहा था, वो उस समय खेल रहे थे, पढ़ाई और खेलने की सब एक ही एक होती है। करेक्ट। तो जब आउट हो जाते थे तो चेहरे पे मासूमियत ऐसी नहीं होती कि कुछ लुट गया, और जब सेंचुरी मार के निकलते थे तो ऐसा नहीं कि मतलब ग्राउंड फाड़ देंगे ठीक है ना। तो और जिस आदमी को आप 2002 में 3 में जब 10 बार वो 0 पे आउट हुए, कभी 10 रन बना के, कभी और सेंचुरी, तो लोग बोले अब कितनी तब तक ढोगे, अब रिटायर हो देना चाहिए। एक बात नहीं, क्योंकि जब कर्म को ही बोलना है अच्छा और कर्म को ही बोलना है बुरा, तो 2011 का इंतजार तो करो। ऐसे रिटायर होऊंगा, ऐसे भारत रत्न बन के। क्या बात, सोचो। बिल्कुल। इससे बड़ी तो वो शालीनताएं इस मामले में हमसे पूछा कि हम कभी एक्टरों की तुलना नहीं कर सकते आप, लेकिन मुझे मजबूरी में अगर 2 एक्टर चुनने पड़े, एक इंडिया से और एक बाहर से, तो मैं जानता हूं कि कम से कम हर दशक में 10 ऐसे सुपरस्टार हैं, 10 ऐसे मेगा स्टार हैं जिन्होंने एवरेस्ट बनाई है क्रिएटिव। लेकिन अगर 2 नाम लेने पड़े आपको, तो हमें 2 नाम में अभिनेता, क्योंकि हम अभिनेता फील्डिंग है, क्योंकि तो एक बाहर के चार्ली चैपलिन साहब और इंडिया के दिलीप साहब, क्योंकि जो उनको 7 फिल्म फेयर पाने के लिए 7 कैरेक्टर करने पड़े अलग अलग। करेक्ट, बिल्कुल। 70 फिल्में की, लेकिन 7 वो कैरेक्टर जिनको वो मिले नाम, तो वो फिल्मों में आप मिक्स नहीं कर सकते। बिल्कुल। चार्ली चैपलिन साहब जो एक फिल्म में बोला, द ग्रेट डिक्टेटर, बड़े भाई 92 की बात है, पहली बार फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स हो रहा है, अपने को कुछ भी नहीं, अभी हिंदी ढंग से नहीं आती है, तो अंग्रेजी का तो प्रश्न ही, पढ़ी हुई है। करेक्ट। वो जो गणित, जैसे गणित पढ़ा वैसे अंग्रेजी पढ़ी, बोलने की तमीज नहीं है। करेक्ट। और उस समय द ग्रेट डिक्टेटर देखी, तो जिसके हमने कार्टून देखे थे, मेरा जीवन भर का डर निकल गया कि एक हम रोज देखते हैं क्रिकेट की फील्ड में 6.5 फीट के मैग्रा को, जितने 6.5 फीट बहुत हाइट होती है, कि ऐसा लग रहा है कि मतलब विकेट ही तोड़ देगा, लेकिन जिस ताकत से मैग्रा बॉल फेंकता है, उसी टाइमिंग से उसको प्लेसिंग देके जब बाउंड्री पहुंचाता है, उसका नाम है तेंदुलकर। और ये सिनेमा में मतलब रिमोट की तरह ऑडियंस को किसी ने यूज कर लिया, उसका नाम चैपलिन साहब के 100 में नहीं बोले तब आप नहीं मतलब हट पाए, और एक द ग्रेट डिक्टेटर बोले तो इतना कोई भी भारत के या विश्व के इतिहास में इतना कोई नहीं बोला। तो ऐसे 2 आदमी, और तीसरे हमारे जीवन दर्शक के रूप में, हमें जब हम पारिवारिक के रूप में या सांसारिक रूप में, सामाजिक रूप से हम कमज़ोर पढ़ें, तो 100 टीचरों का धन्यवाद देता हूँ। लेकिन 99 में श्री दद्दा जी, जिन्होंने राष्ट्र कल्याण हेतु, विश्व कल्याण हेतु सबके लिए शिवलिंग निर्माण करवाए,